कक्षा 8 हिंदी साहित्य पाठ 10 तांबे का सिक्का। तांबे का सिक्का जैसे आजकल हम सिक्के देखते हैं वो एक अलग धातु के बने हुए होते हैं, लेकिन सबसे पहले बहुत पहले स्वर्ण मुद्रा चलती थी, सोने के सिक्के। फिर आई रजत मुद्रा, चांदी के सिक्के। फिर है कांस्य मुद्रा, तांबे के सिक्के। और तो इस पाठ में हम तांबे के सिक्के जैसी चीज़ें जो कि आमतौर पर नहीं दिखाई देती और ये दुर्लभ चीज़ें होती हैं, तो वो हमें कहाँ दिखाई देती है? प्रदर्शनी वगैरह में, एग्जीबिशन में। तो इसमें हम प्रदर्शनी के बारे में पढ़ेंगे। शरद आज बहुत खुश है। छुट्टी में पहली बार बाबूजी उसे कहीं घुमाने ले जा रहे थे। शरद जो बच्चा है आज हैप्पी है क्योंकि उसके जो बाबूजी हैं आज उसको घुमाने ले जा रहे थे बाजार। और परसों डाक से, ये उस समय की बात चल रही है कि भाई लेटर वेटर चल रहे हैं। तो उनका पत्र आया था उनके फ्रेंड का, और जो उनके फ्रेंड थे मणिशंकर एक प्रसिद्ध चित्रकार थे, चित्रकार हैं। उनके तैल चित्रों की प्रदर्शनी का उद्घाटन समारोह आज जहांगीर आर्ट गैलरी में था। उनके जो चित्र हैं, उनके जो बनाते हैं वो उनकी प्रदर्शनी लगी हुई थी। कहाँ? जहांगीर आर्ट गैलरी में। तैल चित्र मतलब ऑयल पेंटिंग, जिसको हम आज की लैंग्वेज में कह सकते हैं। शरद बाबूजी के संग उस प्रदर्शनी को देखने गया था। उनके फ्रेंड की जो आर्ट गैलरी, उनके फ्रेंड की प्रदर्शनी लगी हुई थी, उनके जो चित्र बनाते थे, जो पोर्ट्रेट बनाते हैं वो, और आर्ट गैलरी में लगी हुई है एग्जीबिशन। तो ये जो शरद बच्चा है ये अपने बाबूजी के साथ उनके दोस्त की प्रदर्शनी में गया था, उनके बनाए हुए चित्रों की प्रदर्शनी में। प्रदर्शनी देखने काफ़ी लोग आए थे, जिसमें विदेशी पर्यटक भी शामिल थे। बाबूजी मणि अंकल से बातचीत करने में व्यस्त हो गए। बहुत लोग आए थे, फॉरेन कंट्रीज़ के भी लोग थे। बड़ों की बातों में शामिल ना हो इसलिए वे गैलरी के चक्कर लगाने लगा। वो दोनों जो फ्रेंड थे वो बातें करने लगे, ये गैलरी में घूमने लगा। दीवारों पर खूबसूरत फ्रेमों में सजे मणि अंकल के चित्र टंगे थे। फ्रेम बना के उसमें बहुत सारे चित्र टंगे हुए थे जो अंकल ने बनाए हुए थे इन्होंने। वह कभी दीवारों पर टंगे चित्रों को देखता तो कभी चित्रों को देखने वालों को। अब चित्रों को देख रहा है, साथ में उन लोगों को भी देख रहा है जो देखने आए हुए हैं, और बहुत सारे लोग कैनवस पर उड़ेले गए रंगों के धब्बों व आड़ी तिरछी रेखाओं को इतनी बारीकी सिक्के से देखने के साथ तारीफों के पुल भी बांध रहे थे। यह तारीफ वाली बात उसकी समझ से परे थी। अब उसे इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं था। अब यदि किसी चीज़ का हमें ज्ञान ना हो और वहाँ हम देख रहे हैं कि कुछ लोग इतने दीवाने हो रहे हैं कि भाई एकदम पता नहीं ऐसे क्या दिख रहा है, तो वो उसको समझ में तो नहीं आ रहा था, लेकिन उनकी बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था कि आड़ी तिरछी रेखाएं कह रहा है जिस पर ये, वो कुछ ना कुछ पोर्ट्रेट थे, लेकिन वो उसकी बड़ी तारीफ कर रहे थे। प्रदर्शनी देखकर वे बाहर निकले। बाबूजी शरद की सूरत देखकर समझ गए कि मॉडर्न आर्ट में इस चित्र प्रदर्शनी में शरद को बहुत मज़ा नहीं आया। जब वे बाहर निकले तो उन्हें लग गया भाई इसको तो शायद मज़ा आया नहीं है। उसका दिल बहलाने के लिए वे बोले, शरद यहाँ से कुछ दूरी पर गेटवे ऑफ इंडिया है, जिसे भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं। ये गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है, अभी भी है। मतलब पुराने समय में, अंग्रेजों के समय में वो बनवाया गया था, और एक तरह से ये था कि समुद्री मार्ग से जो भी कोई एंट्री करेगा इंडिया में तो वहाँ से एंट्री करेगा, क्योंकि वो समुद्र के उस पर ही बना हुआ है बिल्कुल। और वहीं पे ही ताज होटल है, मतलब जिसका काफ़ी नाम सुना होगा, जिसको आतंकवादियों ने ध्वस्त कर दिया था। दूसरा भी एक ताज बना। तो इस तरह की कई वहाँ पर ऐतिहासिक और भी कई बिल्डिंग्स हैं वहाँ पर। तो ये गेटवे ऑफ इंडिया दिखाने ले गए उसको। गेटवे ऑफ इंडिया का नाम सुनते ही शरद का मुरझाया हुआ चेहरा एकदम से खिल गया। अब उसे थोड़ा मज़ा आने लगा कि भाई शायद ये अच्छी चीज़ होगी। इस ऐतिहासिक स्मारक को प्रत्यक्ष रूप से देखने की उसकी हार्दिक अभिलाषा थी। अभी ऐसी चीज़ों का नाम सुन के दिमाग में आ ही जाता है कि इसको भी देखना जरूर है एक बार। और सभी ने ये सुन रखा है, किताबों में सब जगह लिखा रहता है कि वो भारत का प्रवेश द्वार था किसी समय में। तो उसके शरद मुंबई के उपनगर में रहता था। आज पहली बार उसके कदम ब्रिटिशकालीन पत्थरों पर तराशी हुई खूबसूरत व भव्य इमारतों से घिरी सड़कों पर पड़ रहे थे। मुंबई बहुत बड़ा है। मुंबई में रहने का मतलब ये नहीं है कि हमारे लिए तो ये चीज़ें बहुत आसान हो गई, हम गेटवे ऑफ इंडिया में देख लें। वहाँ पे मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने पर ही इतना ज़्यादा समय लग जाता है कि जो बिल्कुल आउटर क्षेत्र में रह रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत नई चीज़ हो जाती है। जो बिल्कुल वहीं आसपास ऐसे अच्छे क्षेत्र में ही रह रहे हैं उनके लिए आम चीज़ें हैं। तो ये जिस क्षेत्र में रहता था उस क्षेत्र में रहने के हिसाब से ये पहली बार ही ऐसी जगह पर जाने वाला था जहाँ ब्रिटिशकालीन, मतलब पुराने अंग्रेज़ों के समय की स्मारक
क्या कहते हैं इमारत और ये सड़कें, इन पर पहली बार वो जाने वाला था। कुछ ही देर में वो मुंबई के विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक के समीप खड़े थे। सामने अथाह नीला समुद्र था, समुद्र के पास ही है ये, जिसका दूर दूर तक कोई किनारा दिखाई नहीं दे रहा था। और समुद्र काफ़ी बड़ा होता है, उसका दूर दूर तक किनारा नहीं दिखाई दे रहा। और उसके ऊपर ये जो गेटवे ऑफ इंडिया लिखा है, इस पर सन वगैरह भी लिखा हुआ, उनके नाम भी लिखे हुए हैं जिसने इनको बनवाया था। अभी मेरे माइंड में नहीं आ रहा, नहीं तो मैं बताती। वे स्मारक के पीछे समुद्र तट से लगी पत्थरों की रेलिंग पर बैठ गए। स्मारक के पीछे ऐसे पत्थर लगे हुए हैं, रेलिंग है, समुद्र वहाँ से दिखाई दे रहा है। तो बाबूजी ने पूछा, जानते हो शरद इस स्मारक के निर्माण का उद्देश्य क्या था? तो उन्होंने पूछा, पता है तुम्हें क्यों बनाया गया था ये? शरद ने कहा, हाँ बाबूजी, मैंने पढ़ा है, ब्रिटिश साम्राज्य जॉर्ज पंचम और रानी मैरी के भारत आगमन पर उनके स्वागत हेतु इस द्वार का निर्माण किया गया था। अच्छा, जानते हो कब की बात है, कब बनाया था? भाई उनके आने के उसमें बनाया गया था। तो कब बनाया गया था? उसने जवाब दिया 2 दिसंबर 1911। बहुत खूब, तुम्हारा सामान्य ज्ञान तो बहुत अच्छा है, तुमने तो सन के साथ दिन भी बता दिया। शाबाशी देते बाबूजी ने कहा। अब ये चीज़ उसने किताबों में पढ़ रखी थी कि भाई ये वाला गेटवे ऑफ इंडिया जो है जब बना था, तो उसने फट से बता दिया। फिर बाबूजी ने साथ लाए कैमरे से कई फ़ोटो खींचे। कैमरा ही चलते थे पहले, अब तो हर एक के पास फ़ोन में ही सब कुछ कैमरा वैमरा सब है, तो उससे खींच लेते हैं। उस समय कैमरा लेकर चलते थे। लौटते समय उन्हें एक इमारत पर बैठे पक्षियों का दृश्य अच्छा लगा। वे उसे कैमरे में कैद करने के में तल्लीन हो गए। फिर एक जगह पक्षी बैठे थे बहुत सारे, उनको भी कैमरे में कैद किया। वहीं प्रिंस ऑफ वेल्स के गेट के समीप ही फुटपाथ पर बैठी एक अधेड़ महिला पर शरद का ध्यान गया। वह चादर बिछाए बैठी थी वहीं पर, जहाँ ये मतलब पर्यटक तो आते ही वहाँ पर, टूरिस्ट बहुत आते हैं, तो इस तरह से बैठे भी रहते हैं। कुछ सामान बेचने वाले जो सड़क पर ही बैठ जाते हैं सामान लेकर, जैसे कहीं भी बीच होता है तो उसके आसपास भी बैठे रहते हैं कि अपना कुछ सामान बिक जाए। तो वहाँ पे एक अधेड़ महिला बैठी थी, एक लेडी बैठी थी, और उसने देखा कि वे क्या बेच रही है। तो उसमें उसे दिखाई दिया पीतल, तांबे, जस्ते, एल्यूमिनियम आदि धातु के सिक्के बिखरे पड़े थे। कुछ सिक्के थे वहाँ पर। उत्सुकतावश शरद एक सिक्के को बारीकी से उलट पुलट कर देखने लगा। उन सिक्कों के ढेर में उसे सिर्फ एक तांबे का सिक्का संग्रह लायक लगा। अब उसमें एक तांबे का सिक्का दिख गया उन सिक्कों के ढेर में। इस सिक्के का आकार आज के 1 रुपये से 1.5 गुना था, बड़ा था काफी। उसने महिला से सिक्के का दाम पूछा। एक सिक्का उसे अच्छा लगा, उसने पूछा, ये कितने में दोगी? महिला ने टूटी फूटी अंग्रेजी में कहा, ऑल कॉइन्स सेम रेट, ओनली 20 रुपीज़ ईच। उसने कहा जितने भी सिक्के हैं सबका एक ही रेट है, 20 रुपये। शरद ने हंसते हुए कहा, आंटी हम कोई टूरिस्ट नहीं है, हम यहीं पास में रहते हैं, आप इस सिक्के का कुछ ज़्यादा ही दाम लगा रही हैं। अब उसने सोचा कि भाई समझ रहे हैं कोई बाहर से आए हैं, इसलिए ज़्यादा बता रही हैं। करते हैं ना बार्गेनिंग, तो वो करनी शुरू की। पर वह टस से मस न हुई, लेकिन शरद का हार मानने वाला था। मोल भाव करके अंत में 12 रुपये में सौदा हुआ। 12 रुपये में देने को तैयार हो गई वो। यह सिक्का पाकर बहुत खुश था, जैसे कुबेर का खजाना मिल गया हो। उसका मन बार बार यही कह रहा था कि काश उसके पंख होते तो वह उड़कर झट से उदय के पास पहुंच जाता और यह तांबे का सिक्का दिखाता उदय को, उसको हैरान कर देता। उदय उसका एक फ्रेंड था, उसको बड़ा मज़ा आ रहा था, यार मुझे तो तांबे का सिक्का मिल गया। उसके दिमाग में क्या आ रहा था कि उदय को दिखाता, बस अभी झट से पहुंच जाऊँ उसके पास। उदय उसका सबसे प्रिय दोस्त था, उसके घर के पास ही रहता था। शरद ने उदय को भी प्रदर्शनी देखने के लिए कहा था कि भाई तू भी चल, मैं जा रहा हूँ एग्जीबिशन में, पर उसे अपनी माँ और दादी के साथ सिद्धि विनायक मंदिर जाना था, इसलिए वह नहीं आ सका। अब उसकी जो दादी थी और मम्मी थी, उनके साथ उसको मंदिर जाना था, और सिद्धि विनायक का मंदिर भी मुंबई में ही है, तो इसलिए वो उदय उसके साथ नहीं आया था। घर पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो गया। शरद ने बाहर खिड़की से झांक कर देखा, उदय आराम कुर्सी पर बैठा एक पुस्तक को पढ़ने में तल्लीन था। जब वो घर पहुंचे तो अंधेरा हो गया था। उसे झांक के देखा, एक किताब पढ़ रहा था वो। शायद वो उसी की प्रतीक्षा कर रहा था। शरद व उदय दोनों हम उम्र सहपाठी थे, बचपन से ही साथ साथ खेलते पढ़ते हुए बड़े हुए थे। शरद उदय के घर जा पहुंचा, दबे पांव उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया, मतलब उसके घर में चला गया चुपचाप, उसको जैसे सरप्राइज करने के लिए। फिर झपट्टा मारकर उदय के हाथ से पुस्तक छीनते हुए बोला, ओ किताबी कीड़े उदय साहब, फ्रांस के महान उपन्यासकार अलेक्जेंडर ड्यूमा की अमर कृति 3 तिलंगे पढ़ने में इतने मशरूफ हो कि तुम्हें पता भी नहीं चला मैं आ गया। मेरी बुक का नाम है 3 तिलंगे। उदय चौंकता हुआ बोला, अरे हाँ, तुम तो चाचा जी के साथ प्रदर्शनी देखने गए थे, कैसी रही प्रदर्शनी, कैसा लगा?
भाई अपनी समझ से परे है ये मॉडर्न आर्ट, उसको समझ में नहीं आया। लेकिन वहाँ जाने का फ़ायदा ये हुआ कि मेरे हाथ एक दुर्लभ वस्तु लग गई। अब दुर्लभ वस्तु तो वहाँ से मिली है उसको। जब उनको लगा भाई उसके बाबूजी को इसे तो मज़ा नहीं आया, तो वो वहाँ ले गए गेटवे ऑफ इंडिया। कहते हुए उदय ने अपनी मुट्ठी में से बंद सिक्का दिखाने के लिए उतावला हो उठा। शरद ने बंद मुट्ठी खोली, वही तांबे का सिक्का था। उदय ने उसकी हथेली से सिक्का लेकर जब ध्यान से देखा तो आश्चर्य व विस्मय से उसके मुंह से ये शब्द निकले, ओ मैंने तो ऐसे सिक्का कभी देखा ही नहीं, मैंने तो सोचा भी नहीं था ऐसे भी होते होंगे। यह तो ईस्ट इंडिया कंपनी के का आधे आने का सिक्का है। आने होते थे पहले, 1 आना 2 आना, जैसे 4 रुपया 12 आना, ऐसे गाने में भी है ना, तो आने होते थे। तो ये उनका अंग्रेजों के समय का आना है, आधा। कॉपर ऑक्साइड की परत जमाने से सिक्का मटमैला हो गया था, वो हो गया था उसका, जैसे तांबे की चीज़ हो जाती है। टेबल लैंप की रोशनी में ले जाकर उसने सिक्के को ध्यान से देखते हुए शरद से कहा, शरद मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि मेरे हाथों में ईस्ट इंडिया कंपनी का सिक्का है। यह देखो, सिक्के के दूसरी तरफ 2 सिंगाकृति हैं, दोनों ने ही अपने एक एक हाथ से एक पताका थामी है जो उस पर शेप बनी हुई है। आपके घर में भी यदि कोई पुराने सिक्के हों, जैसे रखते हैं, दोस्तों के घर में रखे रहते हैं, और चांदी के ज़्यादा रखते हैं, वो पूजा पाठ में भी यूज़ होते हैं। तो उसमें भी देखना ऐसे कहीं कहीं इनके वो भी बने हुए हैं, जैसे अब तो सिक्कों पे गांधी जी बने हुए होते हैं, और कभी सिंह की आकृति बनी होती है, और कुछ पहले जो पुराने सिक्के होते थे उन पे कुछ ब्रिटिश शासकों की भी वो बनी होती थी। तो देखना किसी सिक्के पे क्या बन रहा है। संभवतः है तो वो जो पताका है उनके हाथ में, तो वो कहते हैं हो सकता है ये ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतीक चिन्ह हो। उदय अब शरद के पास आकर बैठ गया। वे सिक्के को भी बारी बारी से उलट पुलट कर देख रहा था। कुछ देर बाद उसने शरद से कहा, शरद तुमने मेरे सिक्कों का संग्रह देखा है? मेरे पास ब्रिटिश शासित भारत के 50 से अधिक सिक्के हैं। वो तो एक सिक्का वहां से लेके आया, इसके पास तो बहुत सारे सिक्के हैं जिनमें रानी विक्टोरिया का चांदी का रुपया भी है। चांदी के रुपये पर तो स्पेशली इन लोगों के चित्र बने हुए हैं। कोई देखना सिक्का पुराना आपके घर में भी हो, पर ऐसा दुर्लभ सिक्का, वह भी 168 वर्ष पुराना, 168 वर्ष पुराना सिक्का यदि मेरे संग्रह में होता तो क्या बात थी, मेरे पास ये भी हो जाता। उदय के चेहरे पर मायूसी देखकर शरद ने कहा, जहां से मैंने सिक्का खरीदा उसके पास भी सिर्फ एक ही था, ये वाला। हाँ, ऐसे सिक्के दुर्लभ होते हैं, तुम किस्मत वाले हो जो तुम्हें तुम्हें मिल गया, उदय ने कहा। कुछ ही दिनों की बात है, एक सुबह शरद ने घर में अच्छा खासा बवाल मचा दिया। बैठक में स्थित अपनी अलमारी में रखे सारे सामान को बिखेर दिया उदय ने। हर किताब कपड़ों को अच्छी तरह से झटक कर देख लिया, अलमारी के हर कोने में तलाश लिया, पर उसका ईस्ट इंडिया कंपनी का तांबे का सिक्का नहीं मिल रहा था। उदय का, शरद जो लेके आया था वो नहीं मिल रहा था। जिस डब्बे में उसने अपने सिक्के संग्रह किए रखता था उसमें सभी सिक्के जो के त्यों थे, पर सिवाय तांबे के सिक्के के। उसके समझ में नहीं आ रहा था आखिर सिक्का गया तो कहाँ गया। एक बार तो वह कल्पना कर बैठा कि पुराना सिक्का होने के कारण संभव हो उसमें कोई जादुई शक्ति हो, इसलिए सोते ही बंद डिब्बे से गायब हो गया। अब उसको लग गया कि तो कोई जादू का था, गायब हो गया। पर थोड़ी देर में अपने इस विचार पर झेप गया, भाई ऐसे पढ़ा लिखा तो था वो, उसे लगा नहीं ऐसे कहाँ होता है। उदय उस दिन के बाद उससे मिला ही नहीं था। बीच में पता चला कि एक दोपहर जब वह घर पर नहीं था तब उपन्यास लौटाने उदय आया था, पर बिना कुछ बोले जल्दी ही चला गया। तो शरद के मन ने प्रश्न किया, क्या सिक्का उसने ही तो नहीं चुराया? दोपहर में एक दिन शरद घर पे नहीं था, उदय उसकी बुक देने आया था। पहले नॉवेल्स बहुत पढ़ते थे, नॉवल कॉमिक्स वगैरह, तो वो बुक देने आया, ये था नहीं। वो जल्दी से ही चुपचाप चला गया। उसके दिमाग में आया कि कहीं उसने तो नहीं चुरा लिया। यह संयोग था या दुर्योग, यहाँ शरद गुस्से से तमतमाता हुआ, अपने शक को यकीन में बदलता हुआ बैठक में चहल पहल कदमी कर रहा था। अखबार का पुलिंदा हाथ में थामे उदय हंसता हुआ आया। इतने में वो तो सोच ही रहा था मेरा सिक्का ले गया, मेरा सिक्का ले गया। इतने में उदय आया हंसता हुआ। आइए उदय साहब, इतना खुश होकर अब क्या चुराने आए हो? उसने उसको ताना मारा। अब क्या चुराने आया है तू? चुराने? मैं समझा नहीं यार। मैं तो तुम्हें एक ऐसी खबर सुनाने आया हूँ, तुम्हारा दिल खुशी से झूम उठेगा। तुम्हारे लिए तो है खुशी की बात, तुमने बड़ी सफाई से मेरे तांबे का सिक्का चुरा लिया। उदय यह सुनकर हक्का बक्का रह गया। उदय शांत व गंभीर लड़का था। आज शरद के कटु वचनों से उसका स्वाभिमान को गहरी ठेस पहुंची थी। उसे सिर्फ यही बताने कहते बना, मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि मैंने कुछ नहीं चुराया। आज तुम आपे से बाहर हो, ठंडे दिमाग से इस घटना पर विचार करना, तब पता चलेगा दोषी कौन है। अब मैं यहाँ कभी नहीं आऊँगा। यह कहकर वो भर्राए, मतलब उसका गला भराया, वो चला गया।
संध्या समय बाबूजी ऑफिस से आए। इस घटना को सुनने के बाद उन्हें बहुत बुरा लगा। उन्होंने शरद को समझाया, शरद, तुमसे कतई ऐसी उम्मीद नहीं थी कि तुम उदय के साथ इस तरह का अभद्र व्यवहार करोगे। वह बहुत अच्छा लड़का है, तुमने उस पर चोरी का आरोप लगाया, यह गलत बात है। तुमने ये सिक्का गलती से कहीं रख दिया होगा। यह कहकर उन्होंने हाथ में थामे अखबार में खबर दिखाई जो कि उदय दिखाना चाह रहा था। उस खबर में क्या था? उदय की तस्वीर छपी थी और लिखा था, प्रबोधन क्रीड़ा भवन का प्रतिनिधित्व करने वाले 14 वर्षीय उदय देश पांडे ने प्रतिष्ठित चतुरंग मुंबई शतरंज जूनियर चैंपियनशिप जीती। इस प्रतियोगिता में 22 प्रतियोगियों ने भाग लिया था। मतलब उसने शतरंज की कोई प्रतियोगिता जीती थी जिसमें 22 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। शरद ने भी अनुभव किया कि गलती उसने की है। वह अपने कमरे में चला गया। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। वह सोना चाहता था। चादर को ठीक करते समय सिरहाने से गद्दा उठाया तो वह तांबे का सिक्का वहां मिल गया। चादर ठीक करते ना, से गद्दा उठा के, तो उसे तांबे का सिक्का दिखाई पड़ा। अब सारी बात दर्पण की तरह स्पष्ट हो गई। मतलब सब कुछ क्लियर हो गया। परसों रात को सोते वक्त वह लेंस के सिक्के से बारीक एक लेंस होता था, उसमें दिखाई देता था बड़ा बड़ा जो उस पर लिखा है, उससे वह बारीकी से अध्ययन कर रहा था। तो उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ रहा था, तो वो वहाँ रख दिया होगा उसने। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतीक चिन्ह से कुछ अस्पष्ट लिखा था, उसे वह पढ़ना चाह रहा था। नींद से बोझिल होने के कारण सिक्का उसने अपने गद्दे के नीचे सिरहाने पर रख दिया और वह यह बात भूल गया। अपराध बोध के कारण तकिए में मुंह छुपाकर रोने लगा। माँ शरद को खाना खाने के लिए बुलाने आई। शरद को यूं सिसकते देखा तो घबरा गई। मम्मी इसकी बुलाने आई, उन्होंने देखा रो रहा है, क्या हो गया? रोते रोते फिर सारी बात बताई। बाबूजी को मालूम हुई तो उन्होंने स्थिति को समझा। उन्होंने डांटा नहीं बल्कि अपनी गलती का प्रायश्चित करने को कहा। उन्होंने उसको ये नहीं कहा कि तूने गलती करी, तू ये ऐसे नहीं करना चाहिए था। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, गलती हो गई, प्रायश्चित कर लो, सॉरी बोल लो। शरद की आंखें आंसू से भीगी हुई थी। उसने कहा बाबूजी, मैंने उसे बहुत बुरा भला कहा है, वह मुझसे कभी बात नहीं करेगा। तो बाबूजी ने उसे समझाया, तुम्हें अपनी गलती का एहसास इतनी जल्दी हो गया, यही क्या कम है, चलो मेरे साथ उदय के घर चलते हैं, मैं भी समझाऊंगा उसको, वो माफ़ कर देगा। दोनों वर्षों की दोस्ती किसी कच्चे धागे की तरह तोड़कर तुम दोनों को कुछ हासिल नहीं होगा। बाबूजी के संग शरद उदय के घर गया। बाबूजी बैठक में उदय के पिताजी गजानन बाबू से बोले, हमारा शरद छोटे से भ्रम के कारण उदय से झगड़ पड़ा। अब सच्चाई सामने आई तो अब रोने लगा। जाके उन्होंने उसके पापा से पहले ही भूमिका बांध दी, क्योंकि घर पे आके उसने भी बता रखा होगा सब कुछ कि वे मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लगा दिया। हो सकता है उसके पेरेंट्स को भी गुस्सा आ रहा हो, कैसे कैसे कह दिया हमारे बच्चे को, जाइए मत आज के बाद, उसके बाद आएगा भी तो हम भगा देंगे। तो इसलिए बाबूजी ने पहले उनको समझा दिया। उनकी आवाज़ सुनकर उदय भी कमरे से बाहर आ गया। शरद उदय से आंखें नहीं मिला पा रहा था। उदय स्थिति को समझ शरद को लेकर अपने कमरे में चला गया। उदय को समझ में आ गया कि भाई इससे गलती हो गई, ये इसलिए आया मेरे घर सॉरी बोलने, और रो भी रहा बेचारा। थोड़ी देर में आंखों से आंसू को पोंछते हुए दोनों मित्र बाहर आए। उदय ने शरद को माफ़ कर दिया। सारी गलतफहमी का आंसू से निराकरण हो चुका था। निराकरण मतलब समाधान। शरद को अपनी मित्रता के सामने वह दुर्लभ सिक्का तुच्छ लगने लगा। घर से चलते वक्त वह सिक्का अपने साथ लाया था और उसने शतरंज चैंपियनशिप जीतने पर वह तांबे का सिक्का उदय को अपनी तरफ से भेंट स्वरूप दे दिया। शरद के बाबूजी और गजानन बाबू ने तालियां बजाकर उस क्षण का स्वागत किया। शरद के बाबूजी ने कहा, ध्यान देने वाली बात यह है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की सहायता से अंग्रेजों ने हमारे भारतवर्ष पर अपने पैर जमाए और सैकड़ों वर्ष तक हम स्वतंत्रता की बेड़ियों में जकड़े रहे, मतलब गुलामी की, निरंकुश शासन करते रहे हम पर। आज जब उसी ईस्ट इंडिया कंपनी के एक सिक्के ने तुम दोनों की वर्षों की अटूट दोस्ती को तोड़ दिया, तो इसी बात से अनुमान लगाया जा सकता है कि किस तरह मुट्ठी भर अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो वाली नीति अपनाकर पूरे भारत पर अपना वर्चस्व कायम किया। तो उन्होंने जो बाबूजी थे उसके और उसके उदय के फादर दोनों ने ऐसे बताया कि भाई देखो, उनके एक सिक्के कारण तुम्हारी जरा सी ये इतनी साल उनके जरा से सिक्के कारण तुम्हारी इतनी सालों भरी दोस्ती टूट गई। तो ऐसे उन्होंने पूरे देश में फूट डालो शासन करो की नीति अपनाकर पूरे देश को अपना गुलाम बना लिया था और इतने साल हम पर शासन किया। भाई भाई को लड़वाकर तमाशा देखा उन्होंने। आवेश में आकर उनकी आंखों में भी आंसू आ गए, क्योंकि ये इतनी मतलब सेंसिटिव मुद्दे होते हैं कि जैसे सुनते हैं ना रोंगटे से खड़े हो जाना, वो फील होता है। और हो सकता है बच्चों को ना होता हो, लेकिन बड़े लोगों को आज भी ये एक भावना आ जाती है। तो उनका क्या था कि जैसे दो राजा हैं, पड़ोसी राजा थे इस राज्य का, ये अभी तो मुख्यमंत्री होते हैं, पहले ऐसे राज्य होते थे, राज्य के राजा होते थे। एक राजा से कहा, भाई ये जो तुम्हारा पड़ोसी राजा है ये तो बड़ा बेकार है, चलो ऐसा करते हैं इसको हरा देते हैं, तू मेरी सहायता कर।
सही है भाई, वो आ गया एकदम पटाए मारे, बराबर वाला भी मैं राज्य मुझे मिल जाएगा। वो तुरंत तैयार हो जाता था, उसको राजा भी बना देते थे। अंग्रेज जो थे राजा उसी को ही बना देते थे जिसका साथ लिया है, लेकिन वो जो राजा होते थे वो पपेट किंग्स कहलाते थे, कठपुतली। सब कुछ उनके राज्य में अपने अनुसार ही करना होता था, बस नाम के राजा रह जाते थे। इस तरह से उस समय बहुत सारे पपेट किंग उन्होंने बना लिए थे। और जब बहुत ज़्यादा ही अति हो गई, जब उन्हें भी फील हुआ कि भाई ये तो हमने गलत कर दिया, कुछ लोगों ने इनकी इस चाल में नहीं आए, तो वो बेचारे कम ही रह गए, वो लड़ते रहे। जैसे झांसी की रानी है, महाराणा प्रताप है, और बहुत सारे इस तरह के राजा थे जिन्होंने इनसे लोहा लिया। बाद में इन लोगों को भी अपनी गलती एहसास होने लगी, फिर सब मिल गए, तब अपना देश आज़ाद हो गया। तो इस तरह से हमारी ये कहानी ख़त्म हुई। इसके बाद इसके एक्सरसाइजेज हैं, वर्ड मीनिंग है, ग्रामर देख लेते हैं, व्याकरण। निम्नलिखित मुहावरों को इस प्रकार वाक्य में प्रयोग कीजिए कि उनका अर्थ स्पष्ट हो जाए। ये मुहावरे हैं, जैसे एकाएक देखना, अचानक से देखना, तारीफों के पुल बांधना, बहुत ज़्यादा तारीफ करना, तल्लीन होना, किसी काम में बिजी हो जाना, मतलब मन से एकदम बिल्कुल खो जाना किसी काम में, दबे पांव चलना, चुपचाप आना, बवाल मचा देना, खूब हल्ला मचा देना, आपे से बाहर होना, कंट्रोल खो देना, अपने ऊपर से नियंत्रण खो देना, पैर जमाना, अब तो फिक्स हो गए, अब कोई नहीं हिला सकता। जैसे अंग्रेजों ने आकर फूट डालो शासन करो की नीति अपनाकर भारत में अपने पैर जमा लिए। फिर है टस से मस ना होना, बिल्कुल ना हिलना। अच्छा, मसरूफ होना रह गया, मसरूफ होना भी बिजी होना होता है। निम्नलिखित पढ़कर बताइए कि कौन सा वाक्य किसने कहा है। अभी ऊपर की स्टोरी में से बताइए किसने कहा है। जैसे तुम्हारा सामान्य ज्ञान तो बहुत अच्छा है, ये बाबूजी ने कहा था शरद को, तो आगे देखना है। नीचे दिए गए वर्ग में कुछ महापुरुषों के नाम छिपे हैं, उन्हें ढूंढ कर लिखिए। फिर है कला प्लस आत्मक। कला में आत्मक आ का केवल डंडा लगता है, जो स्वर होते हैं, स्वर और व्यंजन होते हैं, स्वर के केवल मात्राएं यूज होती हैं। तो जब आत्मक को हम कला में जोड़ेंगे तो आ हट जाएगा, और कला में ऑलरेडी डंडा है तो बड़ा ओके, बड़ा आ के डंडे, बड़े आ का डंडा आ जाएगा। कलात्मक, निषेधात्मक, विचारात्मक, शिक्षात्मक, भावनात्मक, यह विशेषण है। इसी प्रकार नीचे दिए गए शब्दों में आत्मक लगाकर शब्द बनाइए। तो आपके शब्द बन गए हैं। प्रदर्शनियाँ क्या होती हैं, कुछ प्रदर्शनियों के नाम लिखिए जो आपने देखी हो या आपने कभी देखने का प्लान बनाया हो, कुछ ऐसी एग्जीबिशंस के नाम लिखिए। ओके, चैप्टर इज कंप्लीटेड।